एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियोस में हमने देख लिया है कि मोल क्या होता है, हम मोल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, साथ में हमने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड आउट करना भी सीख लिया है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम सीखेंगे एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, आपके एग्जाम में 4 से लेके 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 to 5 मार्क्स, और बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको सारा डेटा गिवन होता है, सिर्फ आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे करना है, और आप बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है आपको, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आप बहुत इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि मेरे पास एक क्लासरूम है, ठीक है, मेरे पास एक क्लासरूम है और उसके अंदर जो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है वो है 1:2। अब 1:2 का मतलब है कि बॉयज गर्ल्स से क्या है, 2 गुना ज्यादा होंगे। ठीक है, ये डाटा मैंने आपको दिया है कि उसमें गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है 1:2। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे ये बताओ कि उसमें एग्जैक्टली गर्ल्स कितने हैं और बॉयज कितने हैं, मतलब उसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, उसमें गर्ल्स और बॉयज कितने हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि मैम ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने हमें सिर्फ क्या दिया है, रेशियो दिया है। ठीक है, मतलब आपने बताया है कि बॉयज गर्ल्स से 2 गुना ज्यादा है। मान लो गर्ल्स क्या हो सकती हैं, 10। ठीक है, तो बॉयज 20 भी हो सकते हैं। मान लो हमारे पास ये हो सकता है, ये रेशियो भी कितना बन रहा है, 1:2। हो सकता है मेरे पास गर्ल्स कितनी हो, 10 और बॉयज कितने हो, 20। या फिर ये भी हो सकता है कि मेरे पास गर्ल्स कितनी हो, 20 और बॉयज कितने हो, 40। ठीक है, ये रेशियो भी क्या है, 1:2। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि गर्ल्स कितनी हो, 30 और बॉयज कितने हो, 60। तो ये तीनों ही हमारे पास क्या बता रहे हैं, हमें 1:2 का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, मतलब तीनों में ही रेशियो क्या है, 1:2। तो भाई हमारे पास ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और भी बहुत सारी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, तो मतलब अगर मुझे एग्जैक्ट चीज चाहिए तो मैं रेशियो से उसको डिफाइन नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, सेम होता है हमारे पास एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें ये बताता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स किस रेशियो के अंदर है। ठीक है, किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स किस रेशियो में है वो हमें कौन बताएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। मतलब ये हमें सिर्फ क्या बता रहा है, रेशियो। वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मतलब एग्जैक्टली उस कंपाउंड के अंदर कौन सा एलिमेंट कितना है। ठीक है, एग्जैक्टली कौन सा एलिमेंट कितना प्रेजेंट है वो हमें कौन बताएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। सिर्फ रेशियो जो है, अगर कोई भी फॉर्मूला हमें सिर्फ क्या बता रहा है, रेशियो बता रहा है, तो वो क्या हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मतलब है एग्जैक्टली उस कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो हमें कौन बताएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपसे बोला है कि मेरे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, और उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH। CH का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो कितना है, 1:1। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रही हूं कि ये कंपाउंड C2H2 है या फिर C6H6 है। तो दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रेशियो क्या है, 1:1। यहाँ भी देखो, अगर रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कैसे निकालते हैं हम, सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 1:1। इसको मैं 6 से डिवाइड कर दूं क्या जाएगा, 1:1। ठीक है, मतलब ये भी किस रेशियो में प्रेजेंट है, 1:1 में, ये भी किस रेशियो में प्रेजेंट है, 1:1 के अंदर। ठीक है, तो ये होता है मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो मुझे क्या बताएगा, रेशियो। और अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास रेशियो 1:1 है और मेरे पास जो कंपाउंड है वो है 6,6H6, मतलब कि मेरे पास किसकी बात हो रही है, बेंजीन की बात हो रही है। ठीक है, तो मुझे एग्जैक्टली पता चल गया कि इस कंपाउंड के अंदर 6 क्या है, कार्बन, और 6 ही क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर। सिर्फ किसी कंपाउंड के अंदर हमें एलिमेंट्स का रेशियो पता हो उसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, और हमें एग्जैक्टली पता हो कि उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अगर उस कंपाउंड के अंदर दो कार्बन हुए, 2 हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, एसिटिलीन। अगर उसके अंदर 6 कार्बन हुए, 6 हाइड्रोजन हुए, तो क्या बन जाएगा, वो बेंजीन। ठीक है, तो रेशियो दो कंपाउंड्स का सेम भी हो सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है, और मुझे इसको इसके अंदर कन्वर्ट करना है। मतलब अगर मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला से
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाऊंगी, देखो अगर मेरे पास ये है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है C2H2 के अंदर, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बन गया, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं इसको बेंजीन बनाना चाहती हूँ, इस एम्पिरिकल फॉर्मूले से मुझे क्या बनाना है, बेंजीन, तो रेशियो तो मेरे पास ये रहेगा CH का 1:1। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या बन जाएगा C6H6, ठीक है। मतलब कि तो मेरे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है एम्पिरिकल फॉर्मूले से, ठीक है, तो मुझे उसको किसी इंटीजर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, n से, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, मतलब अगर मैं अपने एम्पिरिकल फॉर्मूला को किसी इंटीजर से, ये n क्या है, यहाँ पे कोई इंटीजर है, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ठीक है। अगर मुझे ये पता चल जाए, और ये तो मान लो मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला मुझे गिवन है, और अगर मुझे n की वैल्यू पता चल जाए तो मैं वहां से क्या निकाल सकती हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। हमें ये गिवन है कि ग्लूकोज के लिए मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C6H12O6। हमें बताना है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, कैसे निकालेंगे। देखो क्या डिफरेंस होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर हमें एग्जैक्टली बता देते हैं कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट कितना है, मतलब इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन और 6 क्या है, ऑक्सीजन। एम्पिरिकल फॉर्मूले के अंदर हमें क्या लेके आना है, इस फॉर्मूले को इसके सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, अगर मान लो मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं, कार्बन को 6 से कर दूं तो क्या आ जाएगा, कार्बन 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 1, मतलब CH2O। ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो ग्लूकोज के लिए मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2O, ठीक है। अब देखो इसको देखकर हमें ये पता चल रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर कार्बन क्या है, एक, अगर एक रेशियो में है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, उससे डबल, और ऑक्सीजन और कार्बन क्या होंगे, सेम रेशियो में। अगर देखो इस ग्लूकोज को कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन क्या है, उससे डबल है, और ऑक्सीजन और कार्बन क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस होता है जो आपको समझना बहुत जरूरी है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, जो सिर्फ हमें किसके बारे में बताए, रेशियो के बारे में, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें एग्जैक्टली बताता है कि एग्जैक्टली हमारा कंपाउंड कौन सा है कि हमारे पास एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के लिए क्या हो जाए, सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आ सकता है, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर अब मुझे किसी कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, एक तो इंटीजर चाहिए और साथ में क्या चाहिए मुझे, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लिखते हैं, सबसे पहले हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं, उसमें हम सबसे पहले कौन सा कॉलम बनाएंगे, अपना एलिमेंट का, कि भाई उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, उसको हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जो एलिमेंट है उसका कितना मास प्रेजेंट है, ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट। उसके बाद हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, उस एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद हम निकालते हैं सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। और जैसे ही हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो आता है हर एलिमेंट का, तो हम क्या निकाल सकते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। अब देखो क्वेश्चंस में कैसे गिवन होता है हमें, या तो हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट,
या फिर हमें क्या देता है वो परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं कार्बन की बात कर रही हूँ, ठीक है, और उसने बोला है कि कार्बन जो है वो प्रेजेंट है 90.1%, ठीक है, और बाकी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस टाइप से उसने क्वेश्चन दिया। तो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है कि मास ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, मास ऑफ द कंपाउंड, टोटल मास में से मास मतलब मास ऑफ एलिमेंट, टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू में 100। हम जब भी परसेंटेज निकालेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से, ठीक है। अब मान लो उसने मुझे दी हुई है परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है कि कार्बन इतने परसेंट के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम उसको मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम मास कैसे निकालेंगे, हम ये मान लेंगे कि मान लो हमारे पास 100 ग्राम है टोटल, ठीक है, और उसमें से हमें निकालना है। तो मान लो मेरे पास 100 ग्राम है कंपाउंड और उसमें से कार्बन कितना प्रेजेंट है, 90.1, ठीक है। तो जो परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है उसी को हम क्या मान के चलते हैं, मास ऑफ द एलिमेंट की, इस इतने मास में वो प्रेजेंट है। टोटल हम कितना मान लेंगे, वो 100% है। जैसे मैं यहाँ पे 100 पुट करूंगी, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और जो मेरे पास परसेंटेज दी हुई है वही क्या जाएगा मेरे पास, मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है। जैसे मान लो मैं मान के चल रही हूँ टोटल मास ऑफ कंपाउंड क्या है मेरे पास, 100 ग्राम्स, ठीक है। तो परसेंटेज कितनी दी हुई है मुझे, 90.1%, 90.1% दी हुई है, ठीक है। मास ऑफ एलिमेंट टोटल मास मैंने क्या माना है, 100, ठीक है। टोटल हम क्या मान के चल रहे हैं कि 100 में से इतना प्रेजेंट है, 100 में से इतना प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 और 100 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो मेरे पास परसेंटेज है वही मेरे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो या तो मुझे डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा, ठीक है, या फिर मुझे क्या मिल जाएगी, परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन को ही हम क्या लिख देंगे, मास, क्योंकि हम ये मान लेंगे कि हमारे पास जो टोटल कंपाउंड है वो कितना है, 100 ग्राम्स, ठीक है। तो हम ये मान लेंगे 100 में से इतना प्रेजेंट है, तो वहां पर जो मेरे पास परसेंटेज होगी वही क्या जाएगा, उसका मास आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं मास ऑफ एलिमेंट। उसके बाद देखो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, हमें पता है कैसे निकलता है नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास बाय मोलर मास। जो मास यहाँ पे आएगा हमारे पास, मतलब जो परसेंटेज दी होगी उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, उसके मोलर मास से, हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हमें क्या करने पड़ते हैं, फॉलो। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन ये है कि मान लो हमें गिवन है कि हमें एक ऑक्साइड का क्या निकालना है, एक ऑक्साइड के लिए हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड हमें फाइंड आउट करना है, और हमें परसेंटेज दी हुई है, आयरन के लिए हमें दी हुई है 69.9% और हमें ऑक्सीजन के लिए दी हुई है हमें 30.1%। तो ये डाटा हमें गिवन है, ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें लिखना है कि एलिमेंट्स, तो हमें ये गिवन है कि कौन कौन से एलिमेंट्स मतलब प्रेजेंट है, तो कौन कौन से, आयरन और ऑक्सीजन। तो यहाँ लिख लो आयरन और ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ एलिमेंट, तो अगर मैं टोटल कंपाउंड कितना मान लूं 100 ग्राम्स, तो आयरन कितना प्रेजेंट होगा उसमें, 100 में से इतना मतलब 69.9, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 69.9, और ऑक्सीजन कितने में से, ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट होगा उसमें से 30.1। अभी हमने पीछे देखा है कि जो परसेंटेज होगी उसी को हम क्या मान लेंगे, मास, क्योंकि हम क्या मान के चल रहे हैं, टोटल कंपाउंड का मास 100 ग्राम्स, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स, अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, गिवन मास जो हमें मिल गया, और साथ में मोलिकुलर मास, ठीक है। तो देखो गिवन मास यानी कि 69.9, और आयरन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 56, कितना होता है 56 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब इसको जब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 1.2, ठीक है।
उसके बाद ऑक्सीजन के लिए देखते हैं। ऑक्सीजन के लिए जो गिवन मास है वो कितना है 30.1 और ऑक्सीजन के लिए मोलर मास कितना होता है 16 ग्राम पर मोल। तो ये 16 से जब हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आता है हमारे पास 1.8। ठीक है, इतना हो गया, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब इसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो हम कैसे निकालते हैं, मतलब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, इनमें से अगर ये तो 2 है 3 होंगे तभी भी हमें क्या करना है, जो सबसे छोटा होगा ठीक है उससे हम सबको क्या कर देंगे डिवाइड। यहाँ पे सबसे छोटा क्या है 1.2। ठीक है, तो इस 1.2 को किससे डिवाइड कर दो 1.2 से, तो 1.2 को डिवाइड कर देंगे 1.2 से, कितना आ जाएगा 1 और 1.8 को भी किससे डिवाइड कर देंगे हम 1.2 से, ये कितना निकल के आ जाएगा 1.5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गए 1 और 1.5। अब हमें ये इंटीजर में चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इंटीजर में कैसे निकालेंगे, देखो 1.5 का मतलब क्या होता है 3/2। ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ। अब देखो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे 2 से, क्योंकि ये 3/2 है। अगर मुझे इसको इंटीजर के अंदर लेके आना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 2 से। ठीक है, और 1.5 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 3। तो ये आ गए हमारे पास क्या सिंपलेस्ट होल रेशियो। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लो फ्रैक्शन ये डेसिमल नहीं होता तो हमारे पास इधर क्या निकल के आ जाता सिंपलेस्ट रेशियो, बट अगर डेसिमल है तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है इंटीजर के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास जो आयरन है वो आयरन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना आ गया 3। ठीक है, तो मेरे पास जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा Fe2O3। तो साइड के लिए जो फॉर्मूला है एम्पेरिकल वो ये है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, फिर से देख लो एक बार, पहले हमें एलिमेंट्स लिखने हैं, फिर हमें मास ऑफ एलिमेंट जो हमें कहां से मिलेगी, या तो डायरेक्ट मास गिवन होगा या फिर अगर हमें परसेंटेज है तो परसेंटेज को उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि हम टोटल मास कितना मान रहे हैं कंपाउंड का 100 ग्राम्स मान रहे हैं। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं गिवन मास बाय मोलर मास, आपको मोलर मास पता होना चाहिए। ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन भी होता है काफी बार। ठीक है, फिर हम निकालते हैं सिंपलेस्ट रेशियो, तो जो नंबर छोटा है उससे सबको क्या कर देंगे डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सिंपलेस्ट रेशियो। अगर वो रेशियो इंटीजर में है तो हम सीधा लिख सकते हैं, अगर वो रेशियो डेसिमल में है तो क्योंकि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में तो सिर्फ कितना पूछा हुआ था हमसे कि इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ। ठीक है, हम सपोज करते हैं हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ ले वो कि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें इंटीजर की वैल्यू चाहिए n की वैल्यू, क्योंकि हमने अभी देखा था कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। हो सकता है हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन हो, ठीक है, और हमें n की वैल्यू क्या हो निकालनी हो और हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ ले। ठीक है, फिर ये भी हो सकता है कि हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकालना पड़े जैसे हमने अभी निकाला था और साथ में हमें n की वैल्यू भी निकालनी पड़ी। ठीक है, तो हम n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो n होता है वो किसके इक्वल होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पेरिकल वेट। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला निकल के आ गया। अगर मुझे इस इंटीजर की वैल्यू निकालनी है ताकि मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला किस में कन्वर्ट कर सकती हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर, तो कैसे निकलेगा मॉलिक्यूलर वेट को हम किससे डिवाइड करना पड़ेगा एम्पेरिकल वेट से। ठीक है, देखो हमारे पास अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो वेट निकाल सकते हैं, मतलब हमें मास निकालना है उसका, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास क्या कर देंगे हम सम कर देंगे, और मॉलिक्यूलर वेट या तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा हमें और वहां से हम क्या निकाल लेंगे n की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मैं ये फॉर्मूला साइड में लिख देती हूँ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, और n जो है वो क्या आएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एम्पेरिकल वेट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है मेरे पास, एक कंपाउंड है
एक कंपाउंड है जिसके लिए मुझे मॉलिक्यूलर जो वेट है वो गिवन है कितना 90, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना गिवन है 90। उसके बाद उसके लिए जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो भी मुझे गिवन है CH2O, ठीक है, और हमें इसके लिए फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट हमें गिवन है। तो देखो अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो हमें क्या चाहिए n। अब n कहां से निकल के आएगा, इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट कितना है 90, उसको डिवाइड करना है हमें एम्पिरिकल वेट से। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है CH2O, इसके लिए निकाल लो एम्पिरिकल वेट। देखो कार्बन कितना है, एक कार्बन का कितना होता है 12। जब हम मास निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास एम्पिरिकल, ये हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे, ठीक है। तो 12 साथ में 2 × 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, और साथ में हम करेंगे 16, कितना निकल के आएगा 12 + 2 + 16 यानी कि 30, कितना निकल के आ जाएगा 30, ठीक है। तो ये 30 आ गया, यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। तो जो n की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 3, n की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अब जैसे n की वैल्यू आई उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल के आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो n की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे CH2O से। देखो कार्बन C3, हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो कितने हो जाएंगे 6, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या आ गया हमारे पास C3H6O3, ठीक है। ये निकल के आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो क्वेश्चन में आपको परसेंटेज गिवन हो सकती है और क्या पूछ सकता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हो सकता है, मॉलिक्यूलर वेट गिवन हो सकता है, क्या पूछ सकता है आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और वो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला की वैल्यू देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले n निकालना पड़ेगा, n को वहां पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हो सकता है क्वेश्चन में वो आपसे ये भी निकलवा ले और ये भी निकलवा ले, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम और करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन गिवन है आपको, हमें कंपाउंड दिया हुआ है जिसके लिए हमें कार्बन की परसेंटेज दी हुई है 40.687%, हाइड्रोजन दिया हुआ है हमें 5.087%, और साथ में ऑक्सीजन हमें गिवन है 54.228%, ठीक है। इस कंपाउंड का हमें मॉलिक्यूलर वेट भी गिवन है 118, ठीक है। अब हमें निकालना है इस कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, n की वैल्यू, और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमें सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी, टेबल। तो लिखो एलिमेंट, उसके बाद मास, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद हमें निकालना है रेशियो, उसके बाद हमें निकालना है सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। अगर ये मतलब अगर इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास डेसिमल के अंदर है तो हमें किस में लेके जाना पड़ेगा उसको, सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर, ठीक है। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं यहाँ पे, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। उसके बाद मास ऑफ एलिमेंट, जो परसेंटेज है वही हम लिख सकते हैं 40.687, 5.087 और 54.228, ये हमारे पास क्या हो गया मास, गिवन मास। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास कितना है 40.687, इसको डिवाइड करेंगे कार्बन के मोलर मास से, कितना होता है 12, उसके बाद 5.087 और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1,
उसके बाद ऑक्सीजन के लिए 54.228 और इसका मोलर मास कितना होता है हमारे पास 16। ठीक है, अब हमें इनको सॉल्व करना है। ये निकल के आता है हमारे पास 3.3। ठीक है, ये निकल के आएगा हमारे पास, ये तो 1 ही है तो 5 बोल सकते हैं हम इसको 5.0 और ये भी निकल के आता है हमारे पास 3.3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास रेशियो। तो जो भी वैल्यू सबसे छोटी है उससे हम क्या कर देंगे, सबको डिवाइड कर देंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 3.3, तो इसको डिवाइड करो, 3.3 को 3.3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, 5.0 को 3.3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3.3 को 3.3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये कितना निकल के आएगा 1.5, ये कितना निकल के आएगा 1, इतना हो गया। अब क्योंकि ये वैल्यूज किसके अंदर आई हमारे पास, डेसिमल के अंदर आई है। ठीक है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर। कैसे करेंगे, सबको किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 और ये भी कितना आ जाएगा 2। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो निकल के आ गया। अब जब सिंपलेस्ट रेशियो निकल के आ चुका है तो हमारे पास हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला रेडी है। देखो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये है 2, ये है रेशियो 3 और ये है रेशियो 2। ठीक है, तो वो फॉर्मूला जो रेशियो बताते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। मतलब हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, C2H3O2, ये है मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला तैयार है। अब हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसके लिए हमें क्या चाहिए, n की वैल्यू। ठीक है, और n की वैल्यू क्या करेंगे हम, कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल वेट। तो n की वैल्यू निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 118 ग्राम। अब इसका हमें क्या निकालना है, एम्पिरिकल वेट निकालते हैं। कार्बन 2 × 12 24, हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो 3 × 1, ऑक्सीजन कितने हमारे पास 2, तो 2 × 16 यानी कि 32, कितना निकल के आएगा ये 959, कितना निकल के आ गया हमारे पास 59। ठीक है, हमारे पास कार्बन क्या है 2 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी कितने हैं 2, तो ये मेरे पास आ गया एम्पिरिकल वेट कितना आएगा 59 ग्राम। ठीक है, तो n की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 2। अब हमारे पास n की वैल्यू भी आ चुकी है और साथ में एम्पिरिकल फॉर्मूला भी आ चुका है। ठीक है, तो बहुत इजी, हम कैसे निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, n की वैल्यू से हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, C2H3O2, कार्बन 2 है और 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 4, C4, हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे 3 × 6 H6 और ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास निकल के आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो आपसे या तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलवाएगा सिंपल, या फिर आपसे हो सकता है मॉलिक्यूलर वेट दे दे, एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन हो सकता है और आपसे क्या निकलवा ले, इंटीजर की वैल्यू और वहां के उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलवा ले। ठीक है, या फिर आपसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलवाएगा उसके बाद आपसे क्या निकलवाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको ये सारा क्या आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद एक फॉर्मूला और रहता है हमारे पास जो मॉलिक्यूलर वेट है वो किसके इक्वल होता है, जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हमारे पास इक्वल होता है 2 × वेपर डेंसिटी। बाई चांस किसी क्वेश्चन में आपको वेपर डेंसिटी दे देते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करके क्या निकालेंगे, पहले मॉलिक्यूलर वेट और वहां से हम क्या निकाल लेंगे, इंटीजर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं, इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, ये एक बहुत अलग टॉपिक होता है वेपर डेंसिटी और यही फॉर्मूला क्यों आया ये हम किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको इस फॉर्मूले को डिराइव करना बता दूंगी। ठीक है, कि ये कैसे आता है हमारे पास। उसके बाद चलो देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड हैविंग वेपर डेंसिटी 45। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन है
इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन है हमें उस कंपाउंड का CHO2, ठीक है। अब हमें निकालना है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हमें सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना मतलब हमें क्या चाहिए, n की वैल्यू से हम क्या कर देंगे उसको मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब n की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट हमें डायरेक्टली तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या दी हुई है इस क्वेश्चन में, वेपर डेंसिटी। तो हम मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मतलब मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया मेरे पास 90, ठीक है। और एम्पिरिकल वेट कितना हो जाएगा, कार्बन कितना है 12, क्योंकि एक कार्बन है, हाइड्रोजन 1, साथ में ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 16 इंटू 2 मतलब 32। ये कितना निकल के आएगा 45, ठीक है 45, ठीक है। तो यहां से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी 90/45, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल वेट कितनी आ जाएगी 2। तो मेरे पास n की वैल्यू आ गई है, एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है, तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मैं यहां निकाल देती हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, n की वैल्यू कितनी है 2 और ये कितना है CHO2, ठीक है। तो कार्बन कितना हो जाएगा 2, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4, C2H2O4, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर तो सिर्फ 4-5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास, बस आपको इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत आसान है, आप कॉन्सेप्ट समझो, इसकी प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, आप अच्छे से क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टीशियोमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। और अगर आपको आज की वीडियो समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में बताना कि आपको समझ में आ रहा है फिर नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।